नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। और जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल 9A और 14A जो नया आया है। मैंने कुछ लिखा है एकदम शॉर्ट में, अगर इसको बताएं जो न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आया है उसको एकदम शॉर्ट में बताएं तो देखिए हमने क्या लिखा। न्यू सुपर इजी ऑटो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फीचर्स नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर पोर्टल ग्रांट्स रजिस्ट्रेशन इन 3 वर्किंग डेज सब्जेक्ट टू आधार ऑथेंटिकेशन। और कंडीशन सिर्फ एक है कि आपका B2B सप्लाई जो आउटपुट टैक्स है कैन नॉट एक्सीड मंथली 2.5 लाख। यानी कि इफेक्टिव टर्नओवर आपका अगर 5% के रेंज में है तो अराउंड 6 करोड़ हो जाएगा, और 18% के रेंज में है तो अराउंड 1.67 करोड़ हो जाएगा। और कौन सा रूल है? रूल 9A एंड 14A। कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? REG 01। जब आप REG 01 फाइल करेंगे तो उसमें एक रूल 14A का ऑप्शन होगा, उसको टिक करना है। पोर्टल ही एक रिस्ट्रिक्शन डाल देगा कि जैसे ही B2B सप्लाई 2.5 लाख से आप ज्यादा करने की कोशिश करेंगे मंथली, तो पोर्टल वो आपको करने ही नहीं देगा। इस केस में आपको 14A के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए नए न्यू फॉर्म डाले हैं REG 32 एंड REG 33। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारा कुछ पढ़ते हैं, क्या रूल्स आए हैं, क्या एडवाइजरी आई है, और वो फॉर्म्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। आइए तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो नोटिफिकेशन नंबर 18/2025 डेटेड 31 अक्टूबर 2025, और इसका इफेक्टिव डेट है 1 नवंबर 2025। यानी कि ये कल से शुरू हो चुका है ये सिस्टम, और उम्मीद करता हूं कि पोर्टल में भी ये आ चुका होगा। 9A ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली, और ये 14A ऑप्शन फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। तो जब आप REG 01 फाइल करेंगे तो 14A को टिक कर। अब आपको मैं एक बार किताब दिखलाता हूं। ये किताब में हमने अमेंडमेंट कर लिया ई बुक्स के सेक्शन में, आज ये हम लोग अपडेट करके डाल भी देंगे। अब जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस थे वो आप समझिए। आप REG 01 फाइल करते थे, वेरिफिकेशन होता था, ARN जनरेट हो जाता था, फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास जाता था, प्रॉपर ऑफिसर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन जनरेट करता था REG 2 में, और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन देता था। और ऑब्जेक्शन उसका कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता था जब तक प्रॉपर ऑफिसर फुल्ली सेटिस्फाइड ना हो जाए। और वो फुल्ली सेटिस्फाइड कई तरीकों से हो सकता है, वो आपको पता ही। अब ये जो पूरा सिस्टम है, रूल 8 का एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रूल 9 वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, तो ये रूल 8 तो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में, आप फाइल कर रहे हैं। लेकिन रूल 9 पूरा का पूरा आप देखिएगा प्रॉपर ऑफिसर के कंट्रोल में। देखिए यहाँ प्रॉपर ऑफिसर शब्द लिखा हुआ। जो नए रूल्स लेके आए हैं, इंटरेस्टिंगली कहीं भी आपको प्रॉपर ऑफिसर का नाम ही नजर नहीं आएगा। ये कहीं भी प्रॉपर ऑफिसर नहीं, ये सारा कुछ ऑटो पोर्टल ही आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। और गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि 96% रजिस्ट्रेशन 2.5 लाख से आउटपुट टैक्स B2B सप्लाई एक्सीड ही नहीं कर रही है। इसका मतलब ये भी हो गया, अगर किसी का B2C सप्लाई 500 करोड़ का टर्नओवर है, B2C सप्लाई 500 करोड़ का टर्नओवर है, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन B2B सप्लाई के लिए। मैं आ गया, फिर आपके सवाल जवाब भी लेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, अब उसके लिए 9A आया। रूल 9 किसके हाथ में है? प्रॉपर ऑफिसर के हाथ में है। रूल 9A किसके हाथ में? पोर्टल के हाथ में। यहां कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होने वाला, याद रखिए। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 9, एनी पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8 और रूल 12 और 17। रूल 12 और 17 क्या है? TDS। और 17 क्या है? YDR, एक स्पेशल। इसको हम लोग लिख TDS रजिस्ट्रेशन 17, एम्बेसी लिख दें, एम्बेसी रजिस्ट्रेशन UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। रूल 8 आपको पता ही है, इसको हम लोग नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 9, एनी पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8, रूल 12, Rule 17 shall upon identification on the common portal based on data analysis and risk parameters be granted registration electronically by the common portal within 3 working days from the date of submission of एप्लीकेशन। और यहां पर एक चीज और है, सब्जेक्ट टू आधार वेरिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू आधार, इसका मतलब क्या हो गया? ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। मान लीजिए कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। अब देखिए कई सारे इश्यूज आएंगे इसमें। आपने 1 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया। अब आप वैसे रजिस्ट्रेशन को अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं, क्या पोर्टल आपको वो ऑटो रजिस्ट्रेशन देगा या नहीं देगा, ये एक सवाल है।
क्या कहते हैं आप? जो बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है, यानी कि जिसने इससे पहले उस पैन से कभी भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया था, तब तो ठीक है, चलिए रूल 9A रूल 14A में जाके आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन उस पैन का यूज कभी भी इससे पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया था उस पैन से, तब क्या वो पोर्टल ऑटो रजिस्ट्रेशन देगा या नहीं देगा, एक बड़ा सवाल है। प्लीज, क्या लग रहा है आपको? सर हमें लग रहा है कि नहीं देगा। ओके, कारण बताइए। और इससे पहले उस पैन से अगर किसी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया और प्रॉपर ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर चुका है, अब वो आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो उसी पैन पे। सर कुछ केस ऐसा भी है हम लोग के पास जिसका सुमोटो कैंसिल है। सुमोटो कैंसल्ड। हाँ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि अब नया में उसको अप्लाई करेंगे फिर से अब। और लेकिन सुमोटो लगता कैंसल्ड नहीं। क्यों है? सुमोटो नन कैंसल, फाइलिंग नील फ्रॉड नहीं है। फाइलिंग, नन फाइलिंग फ्रॉड करने नहीं। ओके। तो लगता नहीं सर मिलेगा। ठीक बात। चलिए, तो ये मान के चल रहे हैं कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन, उसके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन जिसका कैंसिल हो चुका है, जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया है, उसके लिए दिक्कतें आ सकती। अब आते हैं रूल 14A में। रूल 14A में सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं। कंडीशंस बड़े सिंपल है, मैं आपको बता ही चुका हूं। एनी पर्सन हु हैज मेड एप्लीकेशन, अच्छा, ऑप्शन फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, या हमने लिख दिया कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन बाय पोर्टल, रीड विथ रूल 9A। एनी पर्सन हु हैज मेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8, और कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगा? फॉर्म REG01 में अप्लाई करेगा। एंड हु डिटरमिन्स दैट इज टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब कौन सी सप्लाई के बारे में बात कर रहा है? B2B। B2B। टू बी। On account of central tax, state tax or UT and IGST and compensation cess does not exceed rupees 2,50,000 per month। इसका मतलब ये हो गया, ये जब आप 2.5 लाख रुपया कैलकुलेट करेंगे तो I+C+S प्लस कंपनसेशन सेस, इन चारों टैक्स को मिला के 2.5 लाख रुपया पर मंथ से ज्यादा नहीं। तो मंथली B2B आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फॉर of all taxes is up to rupees 2,50,000 shall have an option to get registration electronically in accordance with the provisions of this effective annual turnover। if rate is 5% तो 6 करोड़ हो जाएगा। अगर इफ रेट इज 18% तो 1.67 करोड़। अच्छा, एक बात और है, इसमें लिख देते हैं कि इन केस ऑफ B2C सप्लाई, इन केस ऑफ B2C सप्लाई देर इज नो, इन केस ऑफ ओनली B2C सप्लाई देर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर रूल इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ टर्नओवर। क्या कहते हैं आप? सर पहले हम लोग ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट को सप्लाई करते थे तो हम लोग B2C में दिखाते ठीक थे। है। लेकिन अब शायद कुछ चेंजेस हुई है कि अब हम लोग को ना B2B में दिखाना पड़ता है। क्यों? B2 में तो कुछ गवर्नमेंट चेंजेस का, हुई है सर नहीं नहीं, लास्ट। एक मिनट, गवर्नमेंट का GST नंबर होगा ना? हाँ, उसका टैन और तो डिडक्टर नंबर होते हैं ना। तो टैन और जीएसटी जिससे डिडक्ट करते हैं 1%। वो लोग उनका हमारे। डिपार्टमेंट का जीएसटी नंबर भी है। उन जो डिपार्टमेंट काम दे रहा है उनका जीएसटी नंबर। पहले TD। हम लोग क्या करते थे B2C ही दिखाते थे हम लोग को हाँ, अभी करोड़ों रुपए। आप तो B2B भी दिखाए, B2C में दिखाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं 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 नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही लेकिन ना। इनवॉइस शायद कुछ इनवॉइस होना एडवाइजरी सर आई चाहिए। थी ये। रविंद्र नारायण जी, इनवॉइस। प्रॉब्लम तो है ही। B2B में कैसे दिखला देंगे जब GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है? इनफैक्ट TDS रजिस्ट्रेशन नंबर है तो। जब वो नहीं दे रहा है तो क्या करे सर? नहीं। हमें पोर्टल से निकालना पड़ता है उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा। अगर अगला वाला नहीं देगा तो हम B2C में फाइल कर देंगे। उसी पर ले लेता है सर। चलिए तो। लेकिन सर अब मुझे याद आ रही है, हम सर रिसर्च करते हैं अभी। लास्ट ईयर एडवाइजरी आई थी, लास्ट ईयर कि अब आपको B2B दिखाना है हाँ, गवर्नमेंट उनका तो सप्लाई को। नहीं, उनका तो फंडा यही है, B2B में ही दिखाना है और आपको उनको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। हाँ जो हाँ, टेन जो इनवॉइस के टेन साथ हो, हाँ जो टेन होता है सर उसी पर ले लेता है। अच्छा, 10 को ले ले लेता लेता टेन है। है। वाला। हाँ चलिए हाँ ठीक। हाँ, ले। ये आधार आधार मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन है। एनी पर्सन अदर देन द पर्सन नोटिफाइड अंडर 25(6)(d), जिसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ दिस, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 11। ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस रूल इन ए स्टेट और, अच्छा, कुछ और कंडीशंस हैं। आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। आपको उस पैन पे अगर 14A है तो आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन प्रोहिबिटेड। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 11, ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस रूल इन ए स्टेट और UT शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑब्टेन अनदर रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट
or UT under this rule against the same permanent account number. Multiple registration in the same state is prohibited. तो different state में हो जाएगा क्या? Rule 11 क्या है? हाँ, separate registration for multiple places of business within a state or union territory. तो एक बात बताइए, ये जो restriction है, मैं अगर सेम पेन पे 25 स्टेट में जाके डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले लूं, तो ये जो 2.5 लाख रुपया का जो रिस्ट्रिक्शन है वो पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। ये तो लूप होल है, इसका तो गलत फायदा उठाएंगे लोग। सर इसका तो लोन वोन वाले के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट हो गया सर, प्रॉब्लम नहीं होगी। लोन के लिए जो अप्लाई कर, हाँ सर, लोन उनके लिए बैंक वाले मांगते हैं रजिस्ट्री नंबर। हाँ, तो तुरंत रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जी जी, अब उनके लिए बेस्ट हो गया सर। सही बात। लेकिन ये अब मुझे डाउट लग रहा है, ये सेम स्टेट क्या हर एक डिफरेंट स्टेट को भी ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं? अगर मान लीजिए ये डिफरेंट स्टेट में अलाउ कर रहे हैं, तो ये जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है वो शायद एग्रीगेट, या फिर गवर्नमेंट के लिए ये 2.5 लाख रुपए की जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए डिफरेंट स्टेट का रजिस्ट्रेशन वो अलाउ कर रहे हैं। चलिए, अपॉन सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर द एप्लीकेंट रेफर टू इन सब रूल 1 shall be granted registration इलेक्ट्रॉनिकली बाय द कॉमन पोर्टल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज पूरे इस 14A में और 9A में प्रॉपर ऑफिसर कहीं नहीं लिखा हुआ है। विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ application, the registered person who intends to withdraw from the option availed under subrule 1 shall file an application in REG 32 duly signed or verified through electronic verification code on the common portal either directly or through facilitation center notified by the committee। उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल सच एप्लीकेशन अनलेस ही हैज फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यानी कि अगर आप 14A को ऑप्ट कर लिया तो कम से कम 3 महीने तो आपको 14A में ही रहना पड़ेगा। 3 महीने बाद आप 14A से बाहर आ पाएंगे। वेयर सच एप्लीकेशन इज फाइल्ड बिफोर 1 अप्रैल 2026 रिटर्न्स फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 1 टैक्स पीरियड वेयर सच एप्लीकेशन इज फाइल्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। यानी कि अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद फाइल कर रहे हैं तो 1 महीने का लॉक इन है, 1 अप्रैल 2026 से पहले फाइल कर रहे हैं तो 3 महीने का लॉक। ऑल द रिटर्न्स ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर विथड्रॉल एंड सारे रिटर्न फाइल भी होने। तो इसका मतलब आप यूं समझिए कि मुझे आज 14A के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन मिल गया, 1 अप्रैल 2026 से पहले की बात कर रहा हूं, मुझे 14A के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन मिल गया, 3 महीने तक मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। और अगर मैं 8वें महीने में विड्रॉ कर रहा हूं तो 8वें महीने तक का सारा रिटर्न भी फाइल होना चाहिए, देन ओनली आई कैन विड्रॉ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू फाइल सच एप्लीकेशन वेयर नो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 29 हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट सच। तो 29 में कैंसिलेशन का अगर प्रोसीडिंग आपके ऊपर इनिशिएट हो चुका है, फिर वो प्रोसीडिंग ड्रॉप होगा, देन यू कैन थिंक ऑफ विड्रॉइंग बाय फाइलिंग रूल 30 by filing form REG 30 where there is any change in particulars furnished in REG 01 by the person who has been granted registration under this rule, the said registered person shall get the particulars amended under rule 19 before filing an application for withdrawal। यानी कि अगर आप कोई एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, सिग्नेटरी चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ भी चेंज करना है, पहले चेंज कर लीजिए फिर विड्रॉ। बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स ऑन द कॉमन पोर्टल द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 4A 84A रिलेटिंग टू ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट along with the verification of the original copy of documents uploaded along with the registration application shall so far as may apply to application for withdrawal under sub rule 5। तो अगेन आधार ऑथेंटिकेशन है विड्रॉल के लिए। द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 5 and 6 ऑफ रूल 8 रिलेटिंग टू इश्यूएंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई टू द एप्लीकेशन फाइल अंडर सब रूल 5। द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल अंडर सब रूल 5 शैल बी वेरीफाइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9। ये देख लेते हैं 9.5 में कहीं प्रॉपर ऑफिसर आ जाएगा। विड्रॉल के लिए जाएंगे तो 9.5 आ गया, फिर प्रॉपर ऑफिसर 5। इफ प्रॉपर ऑफिसर fails to take any action within a period of 7 working days from the date of submission, within a period of 30 days within the application for grant of registration shall be deemed to have been approved। यानी कि सारा कुछ अब प्रॉपर ऑफिसर के हाथ में है जैसे विड्रॉ में आएंगे। एक बात तो ये जो विड्रॉल के लिए फाइल करेंगे तो प्रॉपर ऑफिसर विल चेक, अगर वो उस टाइम लिमिट पे विड्रॉल नहीं होता तो डीम्ड विड्रॉल माना जाएगा। अपॉन वेरिफिकेशन अंडर सब रूल 9 the proper officer shall issue an order in REG 33 allowing the application for withdrawal from the option availed under sub rule 1 or order for rejection of application in REG 05 within a period specified under rule 9
as the case may be, which shall be made available to the registered person on the common port. The registered person who has received an order issued under sub-rule 10, यानी कि REG 33 या REG 5, allowing withdrawal है तो REG 33 हो तो 2.5 लाख की का जो restriction है वो हट जाएगा. Allowing withdrawal shall be able to furnish the details of output tax liability on supply of goods or services both made to registered person exceeding the output tax liability as referred to in sub-rule 1 from the first day of succeeding month in which the said order has been. तो अगर जून में विड्रॉल हुआ तो 1 जुलाई से आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का लाइबिलिटी B2B सप्लाई में शो कर. 12. A registered person to whom an order under sub-rule 10 has been issued shall not amend the details furnished in respect of output tax liability so as to exceed the. तो आपका विड्रॉल हो गया तो पुराने समय के रिटर्न्स को आप अमेंड करके, इनवॉइसेस को अमेंड करके, डेबिट नोट इशू करके उसको आप चेंज नहीं कर. शैल नॉट अमेंड द डिटेल्स फर्निश इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सो एज टू एक्सीड द लिमिट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 फॉर ए पीरियड प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ इन विच द सेड ऑर्डर हैज बीन, वेयर proceedings for cancellation of registration have been initiated by the proper officer after filing of withdrawal application and the said proceedings are pending. The withdrawal application under sub-rule 5 shall be rejected by the proper officer and the provisions in relation to approval of application on deemed basis shall not be applicable in such cases. Now very important. आपने withdrawal application फाइल किया, proper officer withdrawal application को नहीं चेक करता, इस वो सोचता है कि नहीं withdrawal का तो छोड़ो, ये जो existing registration है आपका उसी को कैंसिल होना है. और वो कहां से होगा? हो सकता है कि उस आपने फेक आईटीसी अवेल किया हुआ या जो 2.5 लाख रुपए की आपने आउटपुट टैक्स B2B सप्लाई में इशू किया वही फेक हो, कुछ भी हो सकता. या फिर आप गुड्स में डील कर रहे हैं, A पॉइंट से B पॉइंट आपका गुड मूव कर रहा है और ईवे बिल आपने जनरेट नहीं किया, गाड़ी पकड़ी गई, गाड़ी जिसने पकड़ी उसने जुरिडिक्शनल ऑफिसर को बता दिया कि ये ऐसे हो रहा है, कि ये हो सकता है आउटवर्ड सप्लाई विदाउट इनवॉइस कर रहा हो, क्योंकि इनको ई इनवॉइस तो एप्लीकेबल ऐसे भी नहीं होने वाली है. 5 करोड़ है ना लिमिट ई इनवॉइस, यस सर. जी सर. यानी कि अगर वो 5% के ब्रैकेट में है तो हो सकता है कि ई इनवॉइस उसको एप्लीकेबल हो जाए. दूसरा, इसका जो रजिस्ट्रेशन है पैन बेस्ड तो होगा, लेकिन इस 14A के बेसिस में क्या कोई नंबर से ये लोग कोई एक ऐसा नंबर जनरेट करे, पैन फर्स्ट 2 डिजिट तो स्टेट कोड हो गया और लास्ट 3 डिजिट से शायद कुछ अंदाजा लग जाए कि हाँ ये 14A वाला है. सर हम लोग एक स्टेट में 14A में चले जा सकते हैं, सेकंड अनदर स्टेट में रेगुलर में हो सकते हैं सर. हाँ ये भी एक सवाल है, इसमें तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है. मेरे हिसाब और से हो सकता है सर, ले सकते हैं अपन. हाँ लग तो रहा है ले सकते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट. ये कुछ गड़बड़ हो गया इनसे लगता है. इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी हाउएवर रजिस्ट्रेशन कैन बी ऑब्टेन इन डिफरेंट स्टेट और यूटी. सर हाँ अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ही नहीं जब रजिस्ट्रेशन को दिया जाएगा, हाँ तो मान ले ठीक है हम 1 करोड़ का ही टर्नओवर का फेक किया, तो ट्रैक कैसे होगा फिर? नहीं, मतलब गवर्नमेंट इतना रिस्क लेना चाह रही है अभी. क्योंकि मान ले डॉक्यूमेंट ही गलत अपलोड कर रहा है, ऑफिसर पहुंच ही नहीं पाएगा, या मतलब उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया धीरे धीरे 1 करोड़ का ही किया फेक, साल 5 GST बना लिया, 5 करोड़ कर लिया. तो नहीं तो वो तो 1 करोड़ का टर्नओवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. 2.5 लाख रुपए तो वो पास ऑन कितना कर पाएगा? मैक्सिमम 2.5 लाख रुपया पर मंथ का ही तो फेक कर पाएगा. सर इसमें तो फेक का तो सर कोई सवाल ही नहीं उठ रहा ना सर. B2B पास ऑन नहीं हो रही ना ITC. नहीं पास ऑन होगी, 2.5 लाख तो पास ऑन होगी. 2.5 तो B2B पास ऑन होगी. B2C होगी ना सर. अरे B2B. B2B 2.5 कर सकता है. इनपुट सर टैक्स क्रेडिट B2B में ही तो पास ऑन होगी और मैक्सिमम पास ऑन कितनी होगी? 2.5 लाख रुपया. साल का 30 लाख रुपया. साल का 30 लाख, इतना ही तो कर पाएगा. तो सर मतलब मान लो पहले डकैत जो थे वो अब उनको मुश्किल होगी, चोर बढ़ जाएंगे, यही तो होगा. हाँ ये सर. हाँ अब मान लीजिए छोटा छोटा अकाउंटेंट है सर, हम लोग देखते हैं क्या किसी को मांगा 1 लाख का बिल कट रहा है, वो काट देगा कहीं से उसको. हाँ चोर बढ़ जाएंगे. फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट इतना रिस्क लेना. हाँ और फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट इतना रिस्क लेना चाहता. फिर तो पकड़े, ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया भी कैसे पकड़े जाएंगे. इन लोगों प्री की तो जीएसटी स्क्रूटनी होगी ना, असेसमेंट तो होगा. हाँ जी, प्री जीएसटी में ऐसे रजिस्ट्रेशन मिलते थे सर, फास्ट वाला डिक्लेरेशन देके. आपकी आवाज साफ नहीं आ रही. प्री जीएसटी लॉ में ऐसे रजिस्ट्रेशन मिलते थे सर पहले. हाँ वो तो. However, more than one registration can be obtained in different state or UT. फिर डिक्लेरेशन देके First state regular, first state under option rule 14A, another state regular कर. तो मैं यहाँ ये बोल रहा था
कि आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई किया और प्रॉपर ऑफिसर को लगा रहे ये विड्रॉल इतना रिस्की, आप सोचिए, आप जेन्यून है, आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑफिसर बोलता है नहीं नहीं भैया आपका तो हम कैंसिल ही करेंगे, और कैंसिलेशन का रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन का नोटिस इशू कर देता है, तो माना जाएगा आपने विड्रॉल एप्लीकेशन कभी फाइल ही नहीं, ये। वही सर मैनेज करना पड़ेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम करना होता है, हाँ हाँ वो हाँ। सब होगा। वो रास्ता कुछ खुला है, गवर्नमेंट ने छोड़ा है हम लोगों के लिए। अब देखिए REG 01 के फॉर्म में जहां जहां 14A नहीं लिखा हुआ 14A लिख देंगे, और ये एक ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, इसको आपको टिक करना है। जैसे टिक कर देंगे प्रॉपर ऑफिसर के हाथों से ये सब कुछ निकल जाएगा और सीधे पोर्टल में पहुंचेगा। और एक डिक्लेरेशन भी मांग रहे हैं आपसे कि आपका अबाइड बाय द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन द एक्ट और रूल्स, तो जो 14A में जो भी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन दिए, और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। और REG 02 में, REG 02 क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, जिसमें एक रूल 14A आ जाएगा। REG 03, यहाँ भी 14A आ गया। ये क्यों, अच्छा यहाँ 14A लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, डिपार्टमेंट के तो हाथ में नहीं है, कोई नोटिस वोटिस नहीं आने वाला है। विड्रॉवल सर, विड्रॉवल। नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड विड्रॉल, ठीक है। REG 04 अगेन 14A जोड़ दिया गया, फॉर विड्रॉल फ्रॉम ऑप्शन अवेल अंडर रूल 14A item 7 will be disabled whether any modification and the application for registration of field is required, yes or no। और देखते हैं REG 05, यही है ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नहीं नहीं ये तो रिजेक्शन वाला है। REG 06 है, REG 06 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ओके। REG 32 रूल 14A एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल, क्या कारण है विड्रॉल का, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन एक्सीड 2,50,000 रुपीज पर मंथ। रीजन दो ही हो सकता, अदर्स इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है। सेम स्टेट में दूसरी ब्रांच खोलनी है। हाँ यस, क्योंकि वहां पर भी रेस्ट्रिक्शन है, सेम स्टेट में मैं एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है, इंस्ट्रक्शन, अच्छा ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स, ये सब 1 महीने का लॉक इन है, कोई अमेंडमेंट पेंडिंग नहीं है, और एक बार अब विड्रॉल फाइल कर दिया और फिर कोई अमेंडमेंट पॉसिबल भी नहीं है, ARN जनरेट हो जाएगा, आप कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देता है सेक्शन 29 का, तब आप 32 फाइल भी नहीं कर पाएंगे। 33 है ऑर्डर ऑफ विड्रॉल, तो 33 आपके लिए फेवर में है, मत ठीक। तो वॉलेंटरी में विड्रॉल कर सकते हैं ना? वॉलंटरी क्यों विड्रॉल करना चाहेंगे आप, कोई कंडीशंस तो बताएंगे ना। ओके। वॉलंटरी कैंसिलेशन के लिए जा सकते अब एक एडवाइजरी आया है, एडवाइजरी में वही सब लिखा हुआ है जो हम लोग डिस्कस कर चुके। 14A ऑप्शन फॉर टैक्स पेयर्स, और कंडीशंस लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपया, और सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन आप नहीं ले सकते। दूसरा की फीचर क्या है, REG 01 फाइल करते वक्त यस पे आप क्लिक कर दीजिए, आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा आप लोग का, और उसके बाद ये सारे विड्रॉल का बस हो गया। सर, बताइए सवाल आप लोग का। सर एक व्हाट्सएप में भेजा है, लिंक्डइन कर रहे हैं कुछ ये लोगों ने। क्या है इसमें लिखा हुआ, देखिए सर, निकालिए ना व्हाट्सएप, 1 घंटे में रजिस्ट्रेशन दे रहा है सर। 1 घंटे में रजिस्ट्रेशन दे रहा है। सर देखिए, लिंक्डइन से आया हुआ है, मतलब निकाला। आज केस GST लॉ टॉप्स का। अप्लाइड 142 PM, आधार ऑथेंटिकेशन 158 PM, GST अप्रूव 235 PM, 1 घंटे में, कमाल है। मैं अभी एक मेरा केस है, मैं डालूंगा उसको, ऐसे लूंगा आधा। लेकिन सर जो ट्रेडर है, हम लोग के मैक्सिमम क्लाइंट होलसेलर है, उन लोग के लिए है ही नहीं। ये सिर्फ ओनली खुद रिटेलर, एकदम छोटे व्यापारी के लिए ही है। ये कोई स्टार्टअप है, ये सब है। तो आसान तो हुआ है ना 96% लोगों के लिए। बहुत उसी मुश्किल में हो तो रहा है। ज्यादा हाँ दिक्कत होता था, उसी में तो सब दौड़ा के रख देते थे सबको। हाँ बहुत। इतनी बार मेहनत, बहुत बार ट्राई अगेन अगेन करना पड़ता था सर, बार बार ये बार बार फिर अप्लाई करो। आप तुरंत आ जाएगा। ये पहले का सर देखिए, पहले का एक स्लाइड शो फ्लैयर दिया था। क्या बोल रहा है, कोर्ट, कोर्ट बोल रहा है आप ये नहीं हो। और कुछ देखिए, आपको एक चीज देखना होगा कि ये जब आप व्हेन यू आर अप्लाइंग अगेन बाय सेलेक्टिंग 14A, तब क्या होता है, तब क्या ऑटोमेटिकली देता है या नहीं देता है, ये आपको चेक, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए अभी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो क्या करना चाहिए, और प्रॉपर ऑफिसर ने कहा है कि भैया आपका जो फोटोग्राफ है वो राइट प्रोफाइल का है, मुझे लेफ्ट प्रोफाइल का प्रूफ दीजिए, आप अपने दादा दादा नानी नानी का भी फोटो दीजिए, तभी तो मानेंगे कि आप ही हैं इस दुनिया में। समझ रहे हैं आप, अजीब अजीब से उसके ख्यालात हैं, तो उसको छोड़ के आप अगर नेक्स्ट फ्रेश अप्लाई करते हैं तो पोर्टल क्या अलाउ करेगा या नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। ये प्रैक्टिकली सर होगा। अभी मेरे पास ऐसे 2-3 है जो सो मोटो कैंसल का है,
और एक जो वो अप्लाई किया हुआ है रजिस्ट्रेशन नहीं मिला हम्म। उनका, और एक फ्रेश का है। मेरे को तीनों मुझे का लगता है सर मैं, होना चाहिए, जब वो रूल 14 ए ऑप्शन देगा यस नो करने के लिए, तो होना चाहिए। हाँ, जब दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप 14A का ऑप्शन तो फिर आएगा, फिर तो हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता अभी पोर्टल इतना सक्षम हुआ है कि फ्रेश ये सब, पता नहीं किया या नहीं किया, जब आप लोग करेंगे तभी पता। चलिए। Sir, also हाँ, ये सर। the question about the 2,50,000 rupees, is it applicable per state or per registration? If we see, it clearly says any person. So it is not qua the registered person, it is for any person. So person का definition जब हम पढ़ेंगे, so it has to be the pan India. It cannot be state wise 2 lakh. अच्छा, एक बार दोबारा पढ़। एनी पर्सन हु हैज मेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8, एनी पर्सन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस रूल। अच्छा, इसके बारे में अन्वेष टेल में कि सेम स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है? No, that is primarily because that same person would be saying that he has multiple place of businesses. So in that case, they want to verify physically. नहीं नहीं, थिंक इन दिस वे कि मान लीजिए सेम स्टेट में अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है मेरा, एंड यू आर सेइंग कि एनी पर्सन मींस 2.5 लाख पैन बेस्ड देखना है, तो सेम में तो पैन बेस्ड देखते तब तो बहुत आराम से, फिर भी रेस्ट्रिक्शन तो था ही ना। So समझ रहे हो मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? correct. I could be wrong, sir, here, but what my understanding here is the one restriction they are putting is 2.5 lakh rupees. That is a monetary restriction. हाँ। Another restriction that they're putting is in terms of place of business within a state. So, अगर आपका एक ही normally they are looking at a simple taxpayer. If I am going to be a distinct person, if I'm having multiple type of businesses or multiple registration, they may want to have it checked because वो risk parameter में उन लोगों का कुछ अलग रहेगा, इस वजह से करेंगे, और else there is no reason for them. हाँ, मुझे जो, मैं जो देख पा रहा हूँ, मान लीजिए अगर पैन बेस्ड होता तब मैं एक ही स्टेट में 15 रजिस्ट्रेशन लूं या हर एक स्टेट में एक एक रजिस्ट्रेशन लूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 2.5 लाख रुपया तो क्यूमुलेटिव होता। क्या कहते हैं आप लोग, ये 2.5 लाख पैन बेस्ड है या जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेस्ड है? सर मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन बेसिक होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेस ही होगा। ओके, और बाकियों का क्या ओपिनियन? ओके ओके। It cannot be GST based because the हाँ। determination happens before registration. So if you read the language, it says any person who has made an application for registration. So he is only making an application. Till now, he is not registered under Rule 8, and who determines that his total output tax liability. So वो determination जो है, वो registration से पहले होना चाहिए. हाँ, That ठीक बात है। so it means it cannot be registration specific. It has to be person specific. ओके, ये पैन स्पेसिफिक ही हो ना, नहीं तो अगर ये पैन स्पेसिफिक है तब तो 10-10 मिनट में रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए, फिर तो क्या दिक्कत? Also, sir, at this same juncture, the question would be there is a restriction हम्म which says that even after I withdraw the option, I cannot change the past figures. हम्म जो भी जब भी मैं आई वाज अंडर 14A, उसका जो डिक्लेरेशन का जो आउटपुट टैक्स है वो मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ. हम्म। नाउ द क्वेश्चन इज इट इन लाइन विद सेक्शन 37? नो। हाँ, सो मान के चलिए कि कुछ गलती हुआ है, कैन दिस रूल से दैट यू कैनॉट करेक्ट योरसेल्फ? करेक्ट, तो ये विड्रॉल रेट्रोस्पेक्टिव हो नहीं सकता है ना? दे आर सेइंग विड्रॉल इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। यस, विड्रॉवल का क्वेश्चन नहीं है सर. विड्रॉवल में आज भी करूँ, लेट अस से दैट आई अप्लाइड इन द मंथ ऑफ जनवरी, हाँ। and after 6 months in the month of June I'm withdrawing the option, and they are saying कि जुलाई के बाद यू आर गोइंग टू बी रेगुलर, जो रिस्ट्रिक्शन है वो आप पर नहीं लगे, लेकिन जनवरी से जून तक आपने जो सप्लाई किया है, you are not allowed to change those figures. When the rule that section 37 allows me to change that figure, can this particular rule say that you are unable to change that figure? And if I don't change the figures, then even the law itself says I cannot change the figure, and by looking at the law, if I don't change the figure, can the officer tomorrow come back and say that there was a suppression of fact? Can I also say that there was no suppression? जो टर्नओवर दिखाया गया था वो गलत था, लेकिन I wanted to correct it, but the rule says I cannot change. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आई टुक रजिस्ट्रेशन अंडर दिस रूल 14A और मेरा टर्नओवर अप्रैल महीने में मैंने टर्नओवर नहीं, लाइबिलिटी 1 लाख है, दूसरे महीने में 2 लाख है, और चौथे महीने में मेरा 15 लाख हो गया, और मैंने विड्रॉल के लिए अप्लाई नहीं, विड्रॉल के लिए मैंने अप्लाई किया 8वें महीने और मैंने टर्नओवर उस वक्त सप्रेस कर लिया, तब क्या होगा? क्योंकि मुझे तो अब इसमें यह भी सवाल है विड्रॉल के लिए कब अप्लाई करना चाहिए। जैसे ही मेरी टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर होने वाली है, I should foresee it, then I should apply for withdrawal also. If I don't apply for withdrawal, then I will suppress my turnover. If I might suppress my turnover और बाद में जाके
मैंने विड्रॉल अप्लाई किया, अब मैं पीछे के, क्योंकि मैंने सप्रेस किया, मैं उसका टैक्स देना चाह रहा हूं, तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा। अन्वेश, वेरी गुड इंसान। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर इसमें बोल रहा है कि अमेंडमेंट आप मैक्सिमम 2.5 लाख तक ही कर, उनका ये कहना नहीं है कि आप अमेंडमेंट नहीं। हाँ, तो वो 2.5 लाख तक ही क्यों? मेरा जब 5 लाख का है। सर तो जैसे आप ऐसे भी तो देखिए ना, अगर किसी पर्सन पे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है, सपोज आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो, तो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में ये भी तो आता है ना कि पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। हाँ आपके आपकी लायबिलिटी आपको लग रहा है कि 2.5 लाख से ऊपर जाने वाली, हाँ, आप उसी वक्त अप्लाई करेंगे विड्रॉल। मैं तुरंत अप्लाई आप करूंगा विड्रॉल के लिए। आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मैं उस समय अप्लाई नहीं किया और मैं मुझे अलाउ नहीं, ये तो फिर तो सर हर कोई प्ली ले सकता है ना कि मैंने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन मिला ही नहीं, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक हमारे क्लाइंट के यहाँ रेड हुई और उसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी था, और वो वहां पहुंच गए, बोले सर ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने बताया नहीं, ये 2025 की बात है। हमने उसको कहा 2021 में तो हमने आपको फाइल भी किया था, आपने पेपर पे पेपर पेपर पे पेपर मांगते रहे, आपने कभी दिया ही नहीं अप्रूवल, तो हम लोग क्या करें? तो उस बात को माना वो ऑफिसर। अब ऐसे केस में मान लीजिए आपका 2.5 लाख रुपए से ऊपर चला गया और आप अप्लाई नहीं करते, या अप्लाई नहीं करते हैं और बाद में जाके आप पकड़े जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये प्ली लेना बड़ा मुश्किल है कि आपने अप्लाई ही क्यों नहीं। लेकिन अगर अप्लाई कर दिया, अप्रूवल नहीं मिला, तब तो ठीक है, आपके फेवर में जाएगा ये। सर DRC-03 का ऑप्शन तो हमेशा इनेबल्ड, वो अमेंडमेंट आपको B2B सप्लाई करने के लिए मना, B2CS करने के लिए या DRC-03 के लिए ये मना तो नहीं है। आप अमेंडमेंट करके 2.5 लाख से ऊपर नहीं जा पाए उस पर्टिकुलर। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने लगे। नहीं, लॉ जो है वो तो सेक्शन, ये रूल सेक्शन 37 को कैसे ओवरराइड कर रहा है, ये पॉइंट। प्रैक्टिकल तो सॉल्यूशन तो है ही ना कि नहीं नहीं B2C दिखला देते हैं, बट द म्यूट पॉइंट इज दिस, कैन दिस रूल ओवरराइड सेक्शन 37? Sir, also the final point to consider here would be, हाँ वो बोलते हैं कि a registered person to whom an order under sub-rule 10 has been issued हाँ shall not amend the details furnished in respect of output tax liability so as to exceed the limit of output tax liability specified in sub-rule 1. हाँ Now, for the period prior to that, now this period is very important. They're saying for the period prior to the first day of succeeding month in हाँ which the said order has been issued. So that it is linked to the order. So मान के चलिएगा कि my turnover from April to I'm doing from April to December, and in the month of December I am making an application for withdrawal, but order may come in the month of February. So they are saying February. So this January, February also I'm not allowed. हाँ, So ये गड़बड़ है। ये होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। correct. So from March 1st, I am a regular one. So January, February. So the sir was saying that जब भी मुझे पता चलेगा, I have to apply for withdrawal. Yes, of course, I will apply. But will the officer issue that withdrawal order immediately? May not be so. So वो period को भी मैं कुछ amend नहीं कर सकता in the intermittent period. जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ठीक होना, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक बात। ये सब चीजें को मैं लिख दूंगा यहाँ पर किताब। सप्रेशन वाला पॉइंट भी, रूल 37 वाला पॉइंट भी करेक्ट। अन्वेश, दैट इज द रीजन वी मिस यू वेरी मच व्हेन यू आर नॉट इन द Sorry. सेट। नहीं, इट्स ओके। और कोई पॉइंट? सर एक मैं बोल सकता हूँ पॉइंट? हाँ हाँ सर समझ लो कि मैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे मालूम है नेक्स्ट मंथ मेरा है ना अबव 250 जाने वाला है। तो अभी मैंने विड्रॉ के लिए अप्लाई कर दिया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर दिया, तो भी प्रॉब्लम आ सकता है ना सर? आएगा ही, बिल्कुल आएगा। और कोई पॉइंट छूटा हुआ अन्वेश? Any other point which we have not discussed? We probably have covered, sir. But the question is that every word would require a very detailed interpretation, as it says, and who determines that his total output tax liability. So what do you mean by determination? So are they talking about guesswork? And can the law mandate guesswork even before he starts applying? And वो तो what हो is the, सकता है। क्योंकि मुझे पता, see, I can assume this is going to be my turnover, but I cannot predict whether the customers are going to be B2B or B2. नहीं, Anvesh, at the time of application, suppose you are a retail outlet, or you are operating a small beauty parlor shop, or AC installation services. You are not government supply. You are not wholesaler. Then you know beforehand. This rule has been made for suppose 90 to 96% of the GST application register. In income tax also, you are paying advance tax. You are predicting how much income you will be generating. It is correct to say you don't know B2B or B2C. But the small taxpayer who are in retail shops, operating retail shops, they know most of the sale will be B2C only. Local shop, B2C only. And they will not be operating any that. अच्छा, इसमें एक चीज और है,
जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचते हैं अपना सामान, उनके लिए कितना आसान हो गया, तुरंत रजिस्ट्रेशन मिल जाए। ठीक है सर व्हाट इज द रेगुलेटरी सैंक्शन फॉर दिस रूल 14A सर? वो कौन सा सेक्शन से आ रहा है ये वाला? सेक्शन 25 से ही आ रहा होगा, ये वो पढ़े। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। 164 रूल मेकिंग अथॉरिटी, सेक्शन 25 नहीं है। चलिए यहीं तक करते हैं हम लोग, और वेडनेसडे को एक बार और टेकअप कर लेंगे। और दूसरा GSTN 9 का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो मे बी ऑन थर्सडे विल डिस्कस अबाउट GSTN 9 और 9। चलिए, तो इसमें तो कंक्लूजन में हम लोग यही कह सकते हैं, फिलहाल तो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के साथ, 96% लोगों को आराम से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा जो लोकल शॉप्स हैं। 96% में से 1% लोग ऐसे होंगे जो विड्रॉ करना चाह रहे होंगे, और जब भी विड्रॉल की बात आएगी तो कॉम्प्लिकेशंस आएगा। विदाउट विड्रॉल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके देन, थैंक यू, कल मिलते हैं डिस्कशन। ओके, बाय बाय।